वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का ये बुक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में रेलवे भर्ती से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे इस बुक में अध्यायवार अध्याय दिया गया है। जैसे कि दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, एएलपी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। दोस्तों इन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है इस बुक में, और उसी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बुक होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बता दूं हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान। इसके पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का जितना भी बायोलॉजी पोर्शन था, बायोलॉजी पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वाईसीटी जनरल साइंस नाम का, वहां से जाकर के आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों फिजिक्स में आज दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग कौन कौन से अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे दोस्तों रेखीय गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे यानी सरल आवर्त गति या घूर्णन गति के बारे में जानेंगे, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा पार्ट नंबर हमारा 9 होगा, और इस पार्ट में टोटल हम लोग 612 नंबर से लेकर के 690 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आपको ऐसे ही रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों की प्रिपरेशन, सभी सब्जेक्टों के विषय यहाँ पे हमारे इस चैनल पे पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे क्लास नोट सॉल्व करवाई जाती है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे हमारे ग्रुपों में भेज करके उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी दोस्तों हमारे इस ग्रुप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता करके उन बुकों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखीय गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें देख लीजिएगा सबसे पहले क्या कहा गया है ना कि देखिए स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक। देखिए त्वरण यानी कि यहाँ पे दोस्तों ए कितना दिया गया है, देख लीजिएगा सबसे पहले ए दिया गया है 3 मीटर सेकंड की पावर -2 दिया गया है। समय यानी कि टी दिया गया है 8 सेकंड का हमारा समय दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो कह रहा मतलब ये नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब नाव द्वारा तय की गई हमको कुल दूरी ज्ञात करना है, यानी कि एस, हमको एस क्या होता है, दूरी होता है, हमको एस निकालना है। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा है कि स्थिर अवस्था, जब स्थिर अवस्था दिया है तो इसका मतलब यू का वैल्यू दिया गया है 0 दिया गया है। अब हम जानते हैं यानी कि गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार अगर देखें, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं गति का द्वितीय समीकरण, द्वितीय आगे लिख देंगे दोस्तों समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण अगर हम देखेंगे तो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा समीकरण क्या होता है, s बराबर हमारा होता है u प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है गति का द्वितीय समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। और अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए s हमने s रख दिया बराबर u का मान रख देंगे 0 और t का मान दोस्तों देख लीजिए कितना आया है, t का मान दिया गया है 8 रख देंगे प्लस का 1/2
ए टी स्क्वायर, देखिए ए का मान कितना दिया गया है 3 और टी स्क्वायर, टी का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये पद तो हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा, देखिए 3 वैसे ही रहेगा और 8 8 64 हो जाएगा, बटे हमारा 2 बन जाएगा। 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 तिरको हमारा कितना हो जाएगा, फाइनली देखेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। तो दूरी हमारी दोस्तों देख लीजिए कितना आ गया, दूरी हमारा आ गया दोस्तों 96 मीटर आ गया। देखिए दूरी को हम हमेशा किससे दर्शाते हैं, मीटर से दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे यानी कि मीटर प्रति सेकंड तो ये होगा नहीं दोस्तों, 96 मीटर होगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे हमारा दिया गया है, ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 612 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 613 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है, देखिए 3 बार पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कह रहा है वेग और समय को सही तरीके से दर्शाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वेग और समय को सही तरीके से दर्शाने वाला जो समीकरण होता है वह v बराबर u प्लस at होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ये कहाँ पे हमारा दिया गया है, ये दिया गया है थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन पे। तो ये हमारा हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन। ये दोस्तों हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण बोलते हैं। गति का ये प्रथम समीकरण होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है। अब अगर इसी में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं v बराबर u प्लस at जो लिखा है ये हमारा क्या होता है, ये गति का मतलब क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण होता है। और ये किस में संबंध दर्शाता है, देखिए ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। देख लीजिएगा ये वेग और समय के संबंध को दर्शाता है, वेग और समय के संबंध को दर्शाता है, संबंध आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं देखिए तीनों चीजें आपको लिख के बता रहा हूं, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बारीक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये हमारा होता है दोस्तों देख लीजिएगा गति का द्वितीय समीकरण होता है। ये क्या होता है, ये होता है गति का, हम आगे लिख देंगे द्वितीय समीकरण। देखिए हमने यहाँ पे कह दिया गति का द्वितीय समीकरण होता है। ये गति का जब द्वितीय समीकरण होता है तो ये दोस्तों क्या होता है, देखिए ये किसके किसके बीच में समय संबंध को दर्शाता है, ये स्थित तथा समय को दर्शाता है। देखिए ये किसके किसके बीच में समय दर्शाता है, ये स्थिति, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे स्थित, यहाँ पे स्थित तथा समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। समय, स्थिति तथा समय किसके किसके बीच में, स्थित तथा समय के संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। ये हमने लिख दिया दोस्तों किसके किसके संबंध को दर्शाता है, ये स्थिति और स्थित तथा समय के संबंध को दर्शाता है, ठीक है भाई। अब देख लीजिएगा अभी एक गति का तीसरा समीकरण देख लीजिएगा क्या होता है। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख दिया u स्क्वायर प्लस का 2as, देखिए क्या होता है 2as। तो ये हमने लिख दिया दोस्तों देख लीजिएगा गति का तृतीय समीकरण होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे गति का ये क्या होता है तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण, गति का क्या होता है तृतीय समीकरण। ये किसके किसके बीच में संबंध दर्शाएगा, ये स्थिति तथा वेग के बीच संबंध दर्शाएगा। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ये स्थिति, देखिए स्थिति तथा वेग के बीच, स्थिति तथा वेग के संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। तो ये बातें हो गई दोस्तों देख लीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखिए वेग और समय में हमारा कौन सा होगा, गति का प्रथम समीकरण होगा और गति का द्वितीय समीकरण स्थित तथा समय में होगा, स्थित तथा वेग में हमारा होगा गति का तृतीय समीकरण। तो यहाँ पे अगर आप जानेंगे तो 613 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा, देखिए गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण होता है, ये वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। दूसरा जो होता है गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ये गति का द्वितीय समीकरण होता है, ये वे स्थित तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। किसके किसके बीच में, स्थित तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस का 2as,
ये गति का तृतीय समीकरण होता है, ये स्थिति तथा वेग के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जान लिया। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे कहा यदि एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 614 नंबर में देखिए सब कुछ जो हमारा दिया गया है। देखिए कह रहा यदि एक ट्राली विरामावस्था से विरामावस्था, तो ये जो विरामावस्था जो दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो यानी कि विरामावस्था से यानी कि ए का मान दिया गया है, त्वरण जो दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, हमने ये रख लिया। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया त्वरण से गतिमान है, 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए टी हमको कितना बताया गया, टी बताया गया 4 सेकंड। अब 4 सेकंड बाद उसका कह रहा वेग बताइए ना, तो वेग हमको ज्ञात करना है। तो वेग हमको v क्या करना है, देखिए v हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे कह रहे ना विरामावस्था, जब विरामावस्था में कोई वस्तु होती है तो वहां पे u की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ आपको पता है। अब हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर ut प्लस नहीं u, हम गलत लिखे दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा v बराबर u प्लस at होता है। v बराबर u प्लस at होता है, u प्लस at। अब देखिए v का मान हमको ज्ञात करना है, u का मान हमको 0 पता है, a का मान हमको 2 पता है और t का मान दोस्तों हमको 4 पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो वेग यानी कि v का जो वैल्यू आएगा 8 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो ये दिया गया है विकल्प नंबर ए पे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 614 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 614 के बाद दोस्तों 615 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे ट्रेन की प्रारंभिक गति, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ट्रेन की प्रारंभिक गति, देखिए u का मान अगर देखेंगे तो ये विरामावस्था दिया गया है ना, विश्रामावस्था या विरामावस्था बात वही है। तो ये तो हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया u। अब देखिए अंतिम वेग, अब v देखेंगे, ये तो प्रारंभिक वेग u हो गया, अंतिम वेग हमारा v देखेंगे। तो कह रहा 90 किलोमीटर घंटा हो जाती है, यानी कि उसकी गति 90 किलोमीटर हो जाती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा v जब निकालेंगे तो यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। देखिए 90 किलोमीटर आगे लिख देंगे प्रति घंटा। तो आगे हम यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 90 को हम 5/18 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 18 पंचे 90, फाइनली जो आ जाएगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब देखिए टी, यहाँ पे टी हमको कितना बताया गया, टी बताया गया है 5 मिनट बताया गया है। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 कर देंगे, देन दोस्तों आ जाएगा 6 पंचे 30, 300 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 300 सेकंड बन जाएगा। ये भी बात आपको पता चल गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ पता है हमको। अब अगर हम देखें गति के प्रथम समीकरण से, देखें यहाँ पे हम लगा देते हैं गति का प्रथम समीकरण। देखिए गति का प्रथम समीकरण अगर लगाएं तो v बराबर u प्लस at होता है। देखिए v का मान हमको पता है 25 मीटर प्रति सेकंड हमने रख दिया, u का मान 0 पता है, a का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना पता है, a देखिए हमको नहीं पता है ना, तो a की जगह पे दोस्तों हम a ही रख देंगे। और t का मान दोस्तों देख लीजिए कितना पता है, t का मान हमको पता है 300। देखिए a का मान निकालेंगे तो ये a बराबर आ जाएगा हमारा, ये 25 बटे आ जाएगा हमारा 300। देखिए यहाँ पे 25 छक्का 150, यानी कि 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25 और बचा 5, 25 दूना 50। तो a का मान निकल करके दोस्तों आ गया 1/12 निकल करके आ गया। त्वरण हमने दोस्तों क्या निकाल लिया, 1/12 निकाल लिया। अब जब दोस्तों 1/12 ये हमारा आ गया, ये किसका मान आया है, ये आया है हमारा a का मान निकल करके आया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहा है कि
रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है हमको। तो देखिए दूरी, अब गति के द्वितीय समीकरण से दूरी हम निकालेंगे गति का द्वितीय समीकरण से। अब यहाँ पे हम लिख देंगे गति के द्वितीय समीकरण से लिख देंगे। गति का द्वितीय समीकरण अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u कितना दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 0, और t का मान हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 300, तो हमने 300 रख दिया, प्लस हाफ हमने हाफ रख दिया। a का मान दोस्तों देख लीजिएगा हम निकाल चुके हैं 1/12, और t का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 का स्क्वायर हो जाएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको हल कर देंगे हम। देखिए ये जो हो जाएगा हमारा, ये तो पद पूरा 0 हो गया, ये आ जाएगा 1/12 दूना 24 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दोस्तों देख लीजिएगा 300 मल्टीप्लाई एक बार और 300 कर देंगे। देखिए 24 से ये हमारा कटेगा तो कट कर दीजिए। अगर हम इसको 6 से कट कर दें, देखिए 6 चौको 24, 6 पंचे 30, देखिए 50 आ जाएगा, 6 पंचे 50 आ गया। 4 से अगर इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सते 28, 2 आ गया 20, 4 पंचे 20 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई 75, देखिए 75 मल्टीप्लाई यहाँ पे 50। अब देखिए 75 में 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हमारा वैसे ही हो जाएगा, 5 50 25 की 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 2, 5 सते 35, 2 हो जाएगा 37। देखिए कितना आ जाएगा हमारा 3750। अब देखिए ये जो 3750 हमारा जो आया है, ये किस में आया है, ये हमारा मीटर में आया है। तो ये 3750 को हम क्या किस में लिख देंगे दोस्तों, मीटर में लिख देंगे। अब अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें, देखिए मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 3750 में हम 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का जब भाग करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये हमारा बन जाएगा किलोमीटर में बन जाएगा। अब दोस्तों आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 3.75, आगे लिख देंगे किलोमीटर। तो ये दूरी हमारी दोस्तों देख लीजिए कितनी आ गई, दूरी आ गई 3.75 किलोमीटर आ गया। ये हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो 615 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 615 के बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 616 नंबर, और 616 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण में स्थानांतरित होती है। तो 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी, 8 सेकंड बाद इसकी गति पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ यहाँ पे क्या स्थिर स्थिति में बताया गया ना। देखिए कहा ना एक वस्तु स्थिर स्थिति में, जब भी स्थिर या विश्रामावस्था में बताया जाए तो u का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमने 0 रख दिया। और देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से, तो a का मान दोस्तों कितना बताया गया, a का मान बताया गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बता दिया गया। और समय कितना बताया गया, t बताया गया 8 सेकंड बताया गया। तो अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, देखिए गति का प्रथम समीकरण से, प्रथम आगे लिख देंगे समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से अगर देखेंगे तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस at। अब देखिए इसी में रख दीजिएगा, v का मान हमको ज्ञात करना है, तो करा इसकी गति कितनी होगी, v का मान ज्ञात करना है, u का मान 0 है, a का मान हम निकाल चुके हैं 4 और पता है हमको 4, और t का मान पता है 8। तो दोस्तों देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, v बराबर 8 जाएगा, 8 चौक 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे हमारा दिया गया है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 616 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 616 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे दोस्तों 617 नंबर, और यहाँ पे कहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए वेग और समय के बीच हमारा गति का प्रथम समीकरण संबंध दर्शाता है। तो ये बात आपको पता चल गई। यहाँ पे वेग और समय हमने अभी पीछे आपको मैंने सभी समीकरणों को बताया है। गति का जो प्रथम समीकरण होता है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, और गति का जो दोस्तों द्वितीय समीकरण होता है तो वो किसके किसके बीच में संबंध दर्शाता है, वो समय के मतलब स्थिर तथा समय के बीच। गति का द्वितीय समीकरण जो होता है वो स्थिर तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का तृतीय समीकरण स्थिर तथा वेग के बीच संबंध को दर्शाता है।
तो ये सारी बातें आपको जाननी है। देखिए मैंने आपको ये विस्तार से बता रखा, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों देखेंगे 618 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे समय कितना बता दिया गया, टी 5 सेकंड का समय बता दिया गया, हमने लिख दिया 5 सेकंड लिख दिया। फिर आगे दोस्तों देखेंगे जो ये त्वरण देखिए ना, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो ए का मान कितना बताया गया, ए का मान बताया गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया गया, हमने ये रख लिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है चलकर वो 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये प्रारंभिक वेग यानी कि v1 हमको कितना पता है, v1 पता है 5 मीटर प्रति सेकंड पता है। से दोस्तों v2, अब देख लीजिएगा v2 हमको कितना पता है, 10 मीटर प्रति सेकंड पता है, ये 10 मीटर ये 5 मीटर हो गया। तो इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, हमको u जब u निकालना हो, तो देखिए u निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v2 माइनस v1 किया जाता है। तो यहां से u का मान निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, देन दोस्तों u बराबर आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। u का मान हमने ये निकाल लिया दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो u का मान कैसे निकाला जाता है, v2 से v1 को घटा दिया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी निकालने के लिए गति का समीकरण कौन सा लगाते हैं दोस्तों, गति का द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण, देखिए गति का द्वितीय समीकरण आगे दोस्तों लिख दीजिएगा से, गति के द्वितीय समीकरण से अगर देखेंगे तो फार्मूला होता s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए s हमको निकालना है, u कितना दिया गया है, u दिया गया है हमारा 5, और t कितना दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा t भी दिया गया है 5 प्लस 1/2। अब a हमको कितना पता है 1, और t कितना पता है दोस्तों, देख लीजिएगा t हमको पता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 रख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से, ये 5×5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस का 5×5 25 बटे हमारा 2 आ जाएगा, इसके बटे 1 मान लेंगे, टोटल हमारा यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 25 दूना 50 बन जाएगा, और ये हमारा 25 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 25 जोड़ेंगे तो 75/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 75 का हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे s जो निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इतने मीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 37.5 मीटर दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 618 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 619 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और 619 में कहा गया है कि गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच संबंध देता है। देखिए गति का द्वितीय समीकरण जो होता है, गति का दूसरा समीकरण, देखिए गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम गति का द्वितीय समीकरण लिखेंगे, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर होता है। ये किसके किसके बीच में संबंध दर्शाता है, तो ये संबंध दर्शाता है दोस्तों स्थिति और समय के बीच में। देखिए स्थिति, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्थिति और समय के बीच में ये संबंध दर्शाता है। देखिए स्थिति, देखिए यहाँ पे लिखा स्थिति या स्थान कह दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों देखेंगे तो 619 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। स्थिति को ही दोस्तों हम स्थान कह सकते हैं, स्थान और समय के बीच में संबंध दर्शाता है, या फिर दोस्तों कहेंगे स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है गति का द्वितीय समीकरण। वेग और समय के बीच में गति का तृतीय समीकरण दर्शाएगा। तो और दोस्तों यहाँ पे प्रथम वाला जो होता है वो वेग और दोस्तों क्या होता है, वेग और समय के बीच में प्रथम होता है, और स्थिति और समय के बीच में द्वितीय होता है। मैं शायद तीसरा वाला गलत बोल गया था, फिर से सुन लीजिएगा। पहला वाला जो होता है वो होता है वेग और त्वरण में, द्वितीय जो होता है स्थिति तथा समय में, तृतीय जो होता है दोस्तों स्थिति तथा वेग में होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पीछे बता रखा है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं 620 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि गति के द्वितीय समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। देखिए गति के द्वितीय समीकरण अभी अभी आपने पीछे पढ़ा है, स्थान और समय के बीच। देखिए स्थान और समय के बीच ये हो गया, स्थान और वेग के बीच हमारा तृतीय वाला होगा, स्थान और समय के बीच हो जाएगा हमारा 620 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 620 का विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 621 नंबर, और यहाँ पे कहा है गति का दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे समय के बीच संबंध दर्शाता है। ये दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 621 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 621 के बाद हम लोग 622 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है कि गति के निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस का 280, या v बराबर u प्लस एटी, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या फिर दोस्तों और इसी में s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दोनों। यानी कि 622 में अगर आपको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो कहा गया है 622 में, यानी कि गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी का विस्थापन को निर्धारित करने के लिए स्थापन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 622 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 623 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए ये तो सही है, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये सही है, v बराबर यू प्लस एटी ये भी सही है, और इसमें देखेंगे देखिए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है फार्मूला बनेगा v स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारा v स्क्वायर बराबर v यू स्क्वायर प्लस का 2as। देखिए इसमें से कह रहा है कौन सा गलत है, हमको गलत बताना है। देखिए ये बन जाएगा हमारा, देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये बनेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये भी सही लिखा है, लेकिन ये जो हमारा लिखा है गलत, ए वाला जो है हमारा वो गलत लिखा है। 623 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए ये प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, और ये द्वितीय समीकरण होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये तृतीय होता है, तृतीय क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as ये होता है। देखिए अगर यहाँ पे आप ऐसा कर देंगे, देखिए ये क्या करेंगे, यू स्क्वायर को इधर ले लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वही आ जाएगा ना, तो यही हमारा ये गलत हो जाएगा, ए वाला, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 624 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, ये बात हमको बतानी है। तो 624 में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में, देख लीजिएगा सबसे पहले दिया क्या क्या गया है। यहाँ पे कहा है एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, देखिए टी कितना दिया गया है, 20 सेकंड का टाइम बता दिया गया है, 144 मीटर प्रति घंटा की गति से एक समान रूप से त्वरित होती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो जो ये 144 दिया गया है दोस्तों, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है, अगर हम देखेंगे तो ये कह लीजिएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक प्रकार से ये u दिया गया है, प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर घंटा की गति से एक समान रूप से त्वरित होता है। तो ठीक है भाई, तो यहां से अगर देखेंगे तो तो ये u 0 दिया है, ठीक है, u हमने रख दिया दोस्तों 0 रख दिया, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये तो हमारा 0 हो गया, और इसके बाद दोस्तों अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा ये जो 144 दिया गया है, ये 144 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये मतलब कह रहा है 144 किलोमीटर घंटा की गति से, तो गति यानी कि v दिया गया है, v कितना दिया गया है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। देखिए यहाँ पे 144 मीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 144 लिख देंगे इंटू 5/18 लिख देंगे, तो 18 अट्ठे 144, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए अब हम यहाँ पे अगर लगाएं तो गति का प्रथम समीकरण देखिए हम जानते हैं v बराबर u प्लस एटी होता है, तो v का मान दोस्तों देख लीजिएगा हम निकाल चुके हैं 40, तो हमने इस जगह पे रख दिया 40 रख दिया, और यहाँ पे अगर देखेंगे 40 रख दिया, और यहाँ पे देखिए u का मान 0 है, प्लस a का मान हम कितना निकाल चुके हैं, देखिए a का मान, तो a का मान हमको नहीं पता है तो a ही रख देंगे, और t का मान दोस्तों देख लीजिएगा 20 पता हमने 20 रख दिया। तो यहाँ पे दोस्तों जब a का मान निकालेंगे तो 20 दूना 40, तो a का मान कितना आ जाएगा
2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो त्वरण जो हमारा निकल करके आया है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल करके आ गया। त्वरण हमने निकाल लिया। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, कितनी दूरी तय करेगा। अब गति के द्वितीय समीकरण लगा देते हैं, s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं। देखिए s हमको निकालना है, u का मान दोस्तों हम जानते हैं 0 है, t का मान हम जानते हैं दोस्तों 20 है, प्लस का हाफ a का मान निकाल चुके हैं 2 और हाफ at स्क्वायर। t का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना निकाला हमने, 20 का स्क्वायर कर देंगे भाई, ये हो गया 20 का स्क्वायर। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 20 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको और साफ सुथरा करके लिखे दे रहे हैं तो यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब इसको देख लीजिएगा तो ये तो पूरा पर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 20 हम कितना हो जाएगा 400। दूरी कितनी आ गई दोस्तों, 400 मीटर आ गया। तो दोस्तों देख लीजिएगा 400 मीटर हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे। तो 624 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 624 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 625 नंबर, और 625 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि एक बस विश्राम अवस्था में चलना शुरू करती है और आर नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा, हमको त्वरण ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हमारा 625 नंबर पे अगर देखेंगे तो जैसा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग हल करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ये 200 मीटर की दूरी तय करती है, देखिए एस कितना दिया गया है हमको, 200 मीटर दिया गया, हमने 200 मीटर रख दिया। टी कितना दिया गया है 10 सेकंड, तो हमने यहाँ पे 10 सेकंड रख दिया, ये 10 सेकंड रख दिया। देखिए ठीक है ना, ये हो गया और ये हो गया। और दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे देख लीजिएगा कहना विश्राम अवस्था से, तो u कितना हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। और त्वरण करा क्या होगा, a हमको ज्ञात करना है, हमने ये रख दिया। अब देखिए s बराबर हम फार्मूला जानते हैं ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए s का मान 200 दिया, 200 रख दिया। ये तो पद पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। a का मान दोस्तों हमको निकालना है, a ही रख देंगे। और t का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है, इस जगह पे 10 दिया गया है, तो ये 10 दहम 100 हो जाएगा। देखिए यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 2 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50a। देखिए 50a बराबर आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो त्वरण हमारा कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कहीं ऐसा दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 625 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 626 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। 626 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे द्रव्यमान सबसे पहले हमको क्या बता दिया गया, m 1 किलोग्राम का द्रव्यमान बता दिया गया है। और फिर बताया गया है देखिए, और इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो 2 सेकंड बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बल हमको बता दिया गया, बल कितना बता दिया गया 1.5 न्यूटन। देखिए बल कितना बता दिया गया 1.5 न्यूटन बता दिया गया। अब देखिए अच्छा ये हो गया, और कितना दिया गया, पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, v कितना बता दिया गया, देखिए v बता दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड बता दिया गया। समय दोस्तों देख लीजिएगा t कितना बता दिया गया 2 सेकंड बता दिया गया, तो हमने यहाँ पे 2 सेकंड रख दिया। इतनी सारी चीजें दोस्तों देख लीजिएगा हमको दी गई हैं। तो यहां से सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कह रहे विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन दोस्तों यानी कि हमको s ज्ञात करना है। तो F बराबर देखिए हम फार्मूला जानते हैं, F बराबर हम जानते हैं ma होता है, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए F का वैल्यू हमको देखिए F बराबर ma, तो F का वैल्यू हमको पता है कितना 1.5, तो F की जगह पे 1.5 रख देंगे। और m का वैल्यू पता है 1 और a का वैल्यू हमको नहीं पता, तो a हमको निकालना है। तो देखिए यहां से कुल मिलाकर के निकल के आ गया a का वैल्यू 1.5 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1.5 आ गया। हमने यहाँ पे a का वैल्यू 1.5 रख दिया। ये अब हमारा यहां से दोस्तों आपको पता चल गया कि a का वैल्यू 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है,
अब हमको विस्थापन चाहिए। देखिए इसी विस्थापन को ही हम दूरी भी कह सकते हैं, इसी विस्थापन को ही हम लोग दूरी भी कहते हैं और विस्थापन भी कहते हैं इसको। तो देखिए s बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। देखिए s हमने वही रख दिया। अब ut, u कितना दिया गया है, u दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा u हमारा, देखिए जब यहाँ पे क्या दिया गया, u हमारा क्या हो जाएगा, u को हम रख देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा यहां से हमारा u क्या हो जाएगा, तो यहां से दोस्तों अगर देखा जाए तो ut, तो u का मान दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो हमारा वेग दिया गया है v का मान, तो इसी को आप u भी कह सकते हैं। ठीक है, आप u भी कह सकते हैं। देखिए ये हमारा 2 दिया गया, t का मान भी 2 दिया गया है, 1/2 वही रख दिया, और फिर a का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमने 1.5 निकाला है, और t का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कितना है 2, तो 2 × 2 कर दिया। देखिए ये 1 2 से ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का 15 दूना 30 यानी कि 3.0 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, यानी कि दूरी कितनी आ गई हमारी, 7 मीटर आ गई। देखिए 7 मीटर हमारा कहीं पे दिया है, बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 626 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ए हमारा मौजूद है। आगे दोस्तों देख लेंगे 627 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थित समय संबंध का समीकरण है। देखिए स्थिति को और समय को सही तरीके से दर्शाएगा वो होता है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी गति का द्वितीय समीकरण। तो 627 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 628 नंबर, और 628 नंबर में कहा है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए सब कुछ पता है, यहाँ पे देखिए समय कितना बता दिया गया, 2 सेकंड का बता दिया गया। ये गति कितनी बताई गई, यानी कि गति अगर देखेंगे तो ये जो बताया गया है गति, यानी कि v बताया गया है। अगर हाँ 5 जो बताया गया है, यानी कि v बताया गया हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। हमको क्या u हमारा 0 हो जाएगा। और दोस्तों देख लीजिएगा अब हमको क्या निकालना है, त्वरण, यानी कि a ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस, देखिए v बराबर u प्लस at, ये फार्मूला होता है। तो v का मान हमको पता है 5, u का मान हमको पता है 0, प्लस का a का मान हमको निकालना है, और t का मान पता है 2 रख दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2a बराबर 5। देखिए 2a बराबर 5, तो a बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 628 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 628 के बाद हम लोग देखेंगे 629 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। समान त्वरित गति का कह रहा समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखेंगे समान त्वरित गति का कह रहा है समीकरण नहीं है, तो ये जो दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कहा निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, फिर आगे देखिए यहाँ पे दिया गया v बराबर u प्लस at दिया गया है, u बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दिया गया है एक बार सी, जो सी ऑप्शन दिया गया 629 का, ये गड़बड़ है। ये देखिए ये हमारा तृतीय समीकरण है, ये थर्ड समीकरण होता है समीकरण का, ये फर्स्ट समीकरण होता है, और ये हमारा सेकंड समीकरण होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखेंगे तो 629 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, और यहाँ पे 630 नंबर में दोस्तों देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। 630 में दिया गया है, कहा गया कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है, और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है, और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ से अगर सारी चीज देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिएगा दिया जो गया है। देखिए सबसे पहले हमको द्रव्यमान m बताया गया है, 1/4 kg बता दिया गया, 1/4 किलोग्राम बता दिया गया। फिर कह रहा है गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई,
तो ऊंचाई अगर दोस्तों देखेंगे h, देखिए h कितना बताया गया है, h बताया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम कर देंगे 10/100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 का भाग कर दिया तो 0.1 मीटर आ गया। h कितना आ गया हमारा, 0.1 मीटर आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा वेग, अब देखिए ये हमारा सब कुछ हो गया और यहाँ पे दोस्तों 10 सेंटीमीटर था। वेग दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया, वेग यानी कि v दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। चलिए वेग भी हमको पता हो गया। अब देखिए गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल F, यही तो हमको निकालना, फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। हमको F का वैल्यू निकालना है। तो जब दोस्तों F का वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमको F का वैल्यू क्या करना है, F का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब आगे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस का 2as होता है, ये फार्मूला होता है। तो v स्क्वायर, तो v हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। u स्क्वायर दोस्तों देख लीजिएगा u हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो u हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो u हम रख देंगे 0 के स्क्वायर प्लस का 2a। तो a का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमको a निकालना है, हमने a ही रख दिया। और s दोस्तों देख लीजिएगा s की जगह पे हम क्या रख देंगे, s हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्या आया है, s आया है, यही जो h दिया गया है इसी को आप s भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यही 2as, s का वैल्यू हमारा यही रखा जाएगा, h जो ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। अब अगर इसको सबको सॉल्व कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2 एक अन्नम 2, यानी कि कुल मिला के 0.2 a आ जाएगा बराबर, इधर हमारा तो 4 दिया ही है। तो यहां से हम a बराबर निकालेंगे तो 4/0.2 आएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो यहां से आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया दोस्तों, किसका मान आ गया, a स्क्वायर का, a का मान आ गया। a का मान हमारा दोस्तों आया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, f निकालना है ना, बल, यानी कि F बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, F बराबर ma। देखिए m कितना हो जाएगा, m जो हमारा होता है, m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1/4, तो हमने यहाँ पे 1/4 रख दिया। और a का वैल्यू कितना दिया गया 20, तो 20 रख दिया, तो 4 पंचे 20। तो F बराबर हमारा आ गया दोस्तों 5 न्यूटन आ गया। तो यहाँ से F का मान हमने क्या निकाल लिया, 5 न्यूटन। ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 630 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 630 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम यहाँ पे देखेंगे 631 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थित और वेग के संबंध को दर्शाता है। स्थित और वेग के संबंध को दर्शाने वाला जो समीकरण होता है ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारा होता है समीकरण थर्ड, गति का समीकरण तीसरा होता है, यही हमारा स्थित और वेग के संबंध को दर्शाएगा। तो 631 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 632 नंबर, और 632 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं सीधी रेखा में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में, या फिर दोस्तों परवलयाकार पथ पर या वृत्ताकार पथ पर। तो सीधी सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं सीधी रेखा पर चलती हैं दोस्तों, ए ऑप्शन। तो 632 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 633 नंबर, और इस पे कहा है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें, साइकिल के त्वरण की गणना करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया गया है, देखिए 30 सेकंड, यानी क्या है ना 30 सेकंड, टी का वैल्यू कितना दिया गया 30 सेकंड दिया गया है, और v का मान दोस्तों कितना दिया गया 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो अब हमारा u, देखिए जब u हमारा 0 हो जाएगा तो v बराबर u प्लस का 80 इसी सूत्र में रख दिया जाएगा गति के प्रथम समीकरण में। v का मान 6 है, u का मान 0 है, a का मान हमको निकालना है। ये तो कह रहा है त्वरण की गणना करें, यानी कि हमको निकालना क्या है त्वरण, यानी कि a ज्ञात करना था। देखिए a हमको ज्ञात करना है, तो a t का मान दोस्तों कितना है 30 रख देंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 30, a बराबर आ जाएगा 6। तो a बराबर हम निकालेंगे तो 6/30, तो 6 का नम 6, 6 पंचे 30,
1/5 आ जाएगा, तो 1/5 को हल करेंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इतना दिया होगा तब भी सही है, चाहे तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया 0.2 मीटर सेकंड की पावर -2 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 633 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अब हमारा स्टार्ट हो रहा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। घर्षण का दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का दोस्तों पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। देखिए जो गलत है हमको वो बात बताना है, यानी कि सही नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए में दिया गया है कि घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। अब दूसरा कहा गया है कि वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिर दोस्तों फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। अच्छा ये बात हो गई। अगला दोस्तों तीसरा सी ऑप्शन देख लीजिएगा। सी ऑप्शन में कहा गया है कि मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। फिर कह रहा रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बाल बेरिंग से घर्षण कम होता है। हाँ भाई दोस्तों ये बात जो उसने कही है ये गलत कही है, ये जो कही है इसने गलत कही है। बाकी की जो तीनों बातें हैं ये सब सही बातें कही गई है, ठीक है ना। तो इसने जो कहा रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, ये बात गलत कहा। मशीनों में बाल बेरिंग से घर्षण कम होता है, तो बात गलत कही गई है। तो 634 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिसने कहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार होते हैं। इसने जो कहा है तुलना में अधिक होता है, तो अधिक अधिक कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण जो होता है दोनों घर्षण बल के प्रकार होते हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी सतह पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों, हमारा यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा 634 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 635 नंबर पे दिया गया है। 635 नंबर में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डाट डाट बल के कारण रुक जाती है। जैसे देखिए कोई कार से हम चल रहे हैं और कार में जब ब्रेक लगाएंगे तो कार में क्या होगा, एक प्रकार के घर्षण बल उत्पन्न होगा, यानी कि घर्षण बल के कारण कार रुक जाती है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पे जो भरा जाएगा घर्षण बल यानी कि घर्षण दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 635 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 635 के बाद हम लोग देखेंगे 636 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। आवेग के कारण, तनाव के कारण, घर्षण के कारण या फिर दोस्तों गति के कारण। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, आवेग, तनाव, घर्षण या फिर दोस्तों गति के कारण। तो ये भी दोस्तों हमारा जो हो जाएगा घर्षण। देखिए यदि कोई गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, जब उसमें हम घर्षण की वजह से वो क्या हो गया, रुक जाएगा। तो 636 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिएगा हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता तो वह घर्षण बल के कारण रुक जाती है, क्योंकि यह घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए भाई अगला देख लेंगे 637 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहा गया कि एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरम खेलना, एक गिलास को पकड़ना, दरवाजे की गति। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है। एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये गलत बात है। कैरम खेलना, ये भी सही नहीं है। एक गिलास को पकड़ना, ये हाँ इसमें घर्षण का काम हो जाएगा। और दरवाजे की गति, दोस्तों ये जो दिया गया है 637 का विकल्प नंबर सी जो हो जाएगा, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए घर्षण के अभाव में एक गिलास को पकड़ना मुश्किल होता है,
गिलास की बाहरी परत के अत्यधिक चिकने होने या घर्षण के अभाव में पकड़ना कठिन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक गिलास को पकड़ना जो हो जाएगा ये घर्षण के बिना होना मुश्किल होता है। ये हमारा 637 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 638 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं को परिणाम स्वरूप डॉट डॉट होता है। घर्षण होगा, आवेग होगा, तनाव होगा या बलाघूर्ण होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो होगा दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, घर्षण, आगे लिख देंगे होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 638 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 638 के बाद हम लोग देखेंगे 639 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि घर्षण बल डॉट डॉट कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। तो घर्षण बल जो दोस्तों होता है वो कार्य करता है, किधर कार्य करेगा, बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है। जो घर्षण बल होता है वो बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 639 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 640 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल डॉट डॉट है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, शून्य होता है, अग्र दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है, या फिर दोस्तों ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम दिशा में, यानी कि पीछे की दिशा में होता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में होगा। ये दिया गया है 640 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करना बात ये होती है कि जैसे संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं के बीच गति होने का विरोध करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे का पहिए का घर्षण बल पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के विकल्प नंबर हमारा 640 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देखेंगे 641 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए घर्षण का शून्य प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट डॉट के गुण का उपयोग किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, यानी कि दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 641 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 642 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होता है, धनात्मक होगा, उदासीन होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर दोस्तों शून्य होगा। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। 642 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। देखिए घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक होता है स्थैतिक और एक होता है गतिज। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क में पृष्ठ की समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज घर्षण की दिशा में निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 642 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 643 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होता है, हमेशा धनात्मक होगा, केवल छोटे घर्षण बलों के धनात्मक होंगे, हमेशा ऋणात्मक होगा, केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक होंगे। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमेशा क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। तो ये जो दोस्तों दिया गया है हमारा विकल्प नंबर सी पे, तो 643 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 643 के बाद हम लोग देखेंगे 644 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डॉट डॉट ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या फिर दोस्तों घर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हो जाएगा, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह तापीय ऊर्जा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विकल्प नंबर ए यानी कि 644 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 644 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशनल मोशन यानी कि सरल आवर्त गति या फिर दोस्तों घूर्णन गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक यानी सरल आवर्त गति, अब मोशन रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति और रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। द्रव्य स्थैतिक बल बनता है, भूस्थैतिक बल बनता है, कॉरियोलिस बल बनता है या गुरुत्वाकर्षण बल बनता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो ये बनेगा हमारा, देखिए कॉरियोलिस बल बनता है, यानी कि कॉरियोलिस बल द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। यहाँ पे हमारा 645 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए 645 का विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 645 के बाद हम लोग देखेंगे 646 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि पेंडुलम या लयबद्ध दोलक, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लयबद्ध दोलक, यहाँ पे दोलक होना चाहिए, ठीक है। पेंडुलम या लयबद्ध दोलक या हार्मोनिक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हार्मोनिक, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः डाट डाट में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पेंडुलम या लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है, अतः इसका डाट डाट में इसका प्रयोग किया जाता है। दादाजी की घड़ी में, कलाई में पहनने वाली घड़ी में, धूप घड़ी यानी सन डायल में, रेत की घड़ी यानी कि आवर ग्लास में। तो 646 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे जो ए दिया गया है, दादाजी की घड़ी में, यानी कि पेंडुलम लयबद्ध दोलक का प्रयोग जो हम करते हैं वो दादाजी की घड़ी में प्रयोग करते हैं। 646 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए पेंडुलम या लयबद्ध दोलक जो होता है दोस्तों, इसकी तरह काम करता है, किसके, दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। पेंडुलम सरल आवर्त गति की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे आपको बात पता चल गया कि सरल आवर्त गति क्या होती है, जब कोई भी क्या होता है, कोई भी पिंड एक ही निश्चित समय अंतराल पर एक ही निश्चित पथ पर बार बार हमारा क्या करता है, गति करता है, तो गति को दोहराता है या गति करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 647 नंबर, और यहाँ पे कहा है जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो देख लीजिएगा, केंद्राभिमुख बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल या तनाव बल। देखिए जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो वो बल हमारा हो जाएगा अपकेंद्री बल। यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 647 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यांत्रिकी में अपकेंद्री बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्री बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर धक्का लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे 647 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 648 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। डिकैंटेशन कहलाएगी,
आंशिक आसवन कहलाएगी, अपकेंद्रीकरण कहलाएगी, या फिर दोस्तों क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्रिया को हम लोग अपकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण। यानी कि वृत्तीय गति में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अपकेंद्र बल के विपरीत होती है, तो वो क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के आभासी बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है। तो डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रीकरण कहलाती है। यानी कि 648 यानी कि 648 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 649 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि देखिए, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कहा गया, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? देखिए, द्रव्यमान परिवर्तित होगा, या संवेग परिवर्तित होगा, या गति परिवर्तित होगा, या फिर दोस्तों दिशा परिवर्तित होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 649 का जो यहाँ पे दिया गया है दिशा, यही हमारा परिवर्तित हो जाएगा। 649 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 649 के बाद हम लोग देखेंगे 650 नंबर, और इस पे कहा गया है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का, अपकेंद्री बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, या फिर दोस्तों घर्षण बल का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कह रहा है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का कारण है। तो 650 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है। देखिए, वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लट्टू का घूमना इसी तरह का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण जैसे कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुका लेना, ये सारे इसमें क्या है? लट्टू को घुमाने इसका एक उदाहरण है केंद्राभिमुख बल का। तो यहाँ पे हमारा 650 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 651 नंबर, और इस पे कहा गया कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डाट थी। क्या थी? मैकेनिकल थी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थी, विद्युत थी यानी कि इलेक्ट्रिकल, या फिर दोस्तों बैटरी संचालित थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूरी तरह से मैकेनिकल हो जाएगा। यानी कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति की पूरी तरह से मैकेनिकल थी। क्या थी दोस्तों? मैकेनिकल थी। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी वह है जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चलन एक लोलक की सहायता से होता था, या पूरी तरह मैकेनिकल थी। इसका आविष्कार 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। देखिए, मैकेनिकल जो पेंडुलम घड़ी थी इसका आविष्कार कब किया गया था? 1656 ईस्वी में। देखिए, इसका आविष्कार कब किया गया था? 1656 ईस्वी में। कौन किया था इसका आविष्कार? कौन किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिश्चियन, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो क्रिश्चियन हाइगेंस लिखेंगे। देखिए हम फिर से लिखे दे रहे हैं, ये मैकेनिकल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसकी खोज किया था क्रिश्चियन हाइगेंस। आगे लिख देंगे हाइगेंस। और कब किया था? 1600 यहाँ पे 56 ईस्वी में किया था, 1656 ईस्वी में। ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर। अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे 651 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 652 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, अभिलंबीय बल। तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, दिया गया बी ऑप्शन पे। 652 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ
के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 652 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 653 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डॉट डॉट कहेंगे। सरल रेखीय गति कहेंगे, सरल आवर्त गति कहेंगे या आवर्ती गति कहेंगे, वक्र रेखीय गति कहेंगे। तो 653 का अगर दोस्तों देखा जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे वक्र रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पे 653 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर कार्य करता है या गति करता है तो इस गति को डॉट डॉट कहेंगे, वक्र रेखीय गति कहेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे 653 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 654 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले, समान वृत्तीय गति में चलाने में, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलाने आगे ले दीजिएगा, में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डॉट डॉट कहा जाता है। अपकेंद्री बल कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा, अभिकेंद्री बल कहा जाएगा, यांत्रिक बल कहा जाएगा। तो 654 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल कहा जाता है। तो 654 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा। 654 के बाद हम लोग 655 नंबर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है, इसका वेग बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेग बदल जाएगा। वेग दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 655 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 656 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि एक साधारण लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यदि एक साधारण लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। तो 656 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे हम लोग देखेंगे 656 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे 657 नंबर। यहाँ पे कहा है कि दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोलक यानी कि ऑक्सीलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। संकेत साइन वेव हो सकते हैं, संकेत स्क्वायर वेव हो सकते हैं, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल का उदाहरण है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 657 का विकल्प नंबर हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे संकेत अर्ध स्क्वायर वेव को सकते हैं, वेव हो सकते हैं। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, यानी कि 657 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 658 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है परिसंचारी गति कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे, या फिर दोस्तों असमान वृत्तीय गति कहेंगे या समान वृत्तीय गति कहेंगे। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। यहाँ पे 658 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति के समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन आदि वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समान वृत्तीय गति। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 659 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है 659 नंबर पे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर
केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? कोणीय बल कहलाएगा, साधारण बल कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। तो ये जो दोस्तों बल कहलाता है हमारा, वो अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो 659 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 660 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आयाम कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, या फिर दोस्तों आवृत्ति कहलाएगा? तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो 660 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी जो दिया गया है, आवर्तकाल कहलाएगा। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 660 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 660 के बाद हम लोग देखेंगे 661 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट को तेजी प्रदान करेगा। तो ये दोस्तों किसको तेजी प्रदान करेगा? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट को तेजी प्रदान करेगा, अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करेगा। 661 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 662 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है झूले पर बैठे लड़के की गति डॉट डॉट होती है। देखिए, जैसे झूले पर कोई व्यक्ति बैठेगा या कोई लड़का बैठेगा तो उसकी गति क्या होगी? उसकी गति आवर्ती होगी। देखिए, आवर्ती शब्द यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 662 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती होती है। अच्छा, ये बात हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, वह आवर्ती गति कहलाता है। उदाहरण के अनुसार देखेंगे तो घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी के सुई के चारों ओर कच्छी गति, झूले पर बैठे लड़के की गति। तो यहाँ पे 662 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा अभी हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उसका वजन दोस्तों कितना हो जाएगा? उसका वजन हो जाएगा 14.3 किलोग्राम होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% होता है। देखिए, यहां पे हम लिख देंगे बुध ग्रह पर, यहां पे लिख देंगे बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का, यहां पे हम लिख देंगे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का। देखिए हम क्या लिखेंगे? पृथ्वी का कितना परसेंट होता है? 38% होता है। कितना होता है? 38% होता है। ठीक है, यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व जो होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे बुध ग्रह का घनत्व जो होता है वो होता है दोस्तों 5.6 ग्राम। हम यहाँ पे लिख देंगे ग्राम प्रति सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये हमारा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, 38 किलो का, जब यहाँ पे 38 किलो है तो इसका कह रहा 38%। तो देखिए जब 38 का 38% जब आप निकालेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों, यानी कि ये बन जाएगा हमारा, देखिए यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना हो जाएगा? तो हमने बताया कि जब 38 किलो का है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलोग्राम हो जाए, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। तो 38% है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 38। तो देख लीजिएगा 38 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 38 का 38% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा बटे 100। देखिए 80 हो जाएगा 64 की 4, कैरी हो जाएगा हमारा 6,
और 8 8 64 के 4 और यहाँ पे कैरी हो जाएगा हमारा 6। तो 8 3 24 दूना 48 49 50 4 54 54 की 4 हासिल लगा 5 3 3 9 5 14, यानी कि देखिए कितना आ गया 14.44 आया। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14.44 आएगा। तो देखिए 14.3 इसमें दिया है तो आप 14.3 ही कर दीजिए, समथिंग लगभग में दिया है ना, ये उसी के नजदीक की वैल्यू है तो इसी के नजदीक हो जाएगा। देखिए हमने क्या निकाला 38 का 38% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इतना बन जाएगा। तो इसको फाइनल लिख सकते हैं 14.3 लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसी के नजदीकी है तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा जो कि डी पे दिया गया है, यानी कि 663 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 664 नंबर, और इस क्वेश्चन पे दिया गया कहा गया कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा या से सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। देखिए इसने पूछा गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो यहां पे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है। हाँ बात सही है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक है, तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा आनुपातिक है, तो ये गलत कह रहा है। देखिए ऐसा कहां दिया गया, पहला सत्य दूसरा असत्य, देखिए केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 664 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 664 के बाद हम लोग देखेंगे 665 नंबर क्वेश्चन, और 665 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों देख लीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर आगे किलोग्राम, देखिए किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम की पावर 2, ऐसे होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे हमारा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 665 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 666 नंबर, और यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केप्लर के नियमों में से एक सही है। केप्लर के नियमों में से करा एक सही है, कौन सा सही है दोस्तों हमको ये बात बतानी है। तो देख लेते हैं, कहा गया है एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ एक अंडाकार होता है, गलत कह रहा है। फिर कह रहा एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है, ये भी गलत कह रहा है। एक यह भी कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक होता है, ये भी गलत है। अब कह रहा कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, ये बात सही है कि ऑर्बिटल अवधि जो होती है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 666 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 667 नंबर दोस्तों आ जाएंगे, और 667 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। तो ग्रहों की गति की खोज ये केप्लर ने किया था, विकल्प नंबर डी जो दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केप्लर ने किया था, कब किया था दोस्तों अगर आप जानेंगे तो 1609 ईस्वी में केप्लर ने ग्रहों के गति की खोज की थी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, और अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा देखिए 667 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 667 का विकल्प नंबर डी के साथ राइट हो गया, और अगला देखेंगे 668 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जोहान्स केप्लर, अभी आप पीछे पढ़े हैं। तो 668 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और किस सन में किया था दोस्तों, 1609 ईस्वी में किया था, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ भी चलिए बता दे रहा हूँ, ठीक 1609 ईस्वी में। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 669 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गैलीलियो या गैलीली द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा।
669। तो ये जो था हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये आइजैक न्यूटन के द्वारा। 669 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 670 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। दोस्तों देख लीजिएगा क्या होता है, तो उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सही कह रहा है। फिर दूसरा देखेंगे तो दूसरा कह रहा है उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये भी दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ सही कहा गया है। उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। देखिए ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन लिख रखे हैं। देखिए ए और बी दोनों एक ही सेम विकल्प लिख रखे हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो दोनों सही हैं। उनके द्रव्यमान के योग और अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये गलत दिया गया है और ये भी गलत ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो 670 का हमारा जो हो जाएगा वो ए और बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। 670 के बाद हम लोग देखेंगे 671 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा की। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है, कह रहा है विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? वो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी दिया गया है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। यहाँ पे 671 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 672 नंबर क्वेश्चन, और 672 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे, यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से डाट डाट एक कमजोर बल है। निम्न में से डाट डाट एक कमजोर बल है। कौन सा बल? देखिए गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान या फिर लघु रेंज बल। तो देखिए 672 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बल। ये हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। देखिए निम्न में से गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है, तो 672 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 673 नंबर, कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? देखिए जी का मान जो हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान जो होगा 6.6734 इंटू 10 की पावर 11, आगे लिख दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, देखिए ये सब गलत है, तो यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो कुल मिलाकर के 673 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 674 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डाट डाट पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल डाट डाट पर निर्भर नहीं करता है। किन पे दोस्तों निर्भर नहीं करेगा? तो ये दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए उनके बीच की दूरी पर, फिर कहा गया है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर। देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो 674 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 675 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये बताया गया 675 पे कह रहा दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए देख लीजिएगा इसके बल पे जो पड़ेगा दोस्तों 4 गुना गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। देखिए क्या होगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 675 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
676 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डॉट डॉट के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। डॉट डॉट के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। तो 676 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है उनके मध्य दूरी पर, यानी कि 676 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 677 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा क्या परिवर्तन होगा, तो ये जो परिवर्तन होगा कह रहा दोगुना, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाएगा। तो 677 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है, विकल्प नंबर ए। तो 677 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 677 के बाद हम लोग देखेंगे 678 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तुओं की का एक बल द्वारा आकर्षित करती है। तो एक बार कह रहा ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल, दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डॉट डॉट के समानुपाती होती है, उनकी ऊंचाइयों के गुणक पर, उनके आयतनों के गुणक पर, उनके द्रव्यमानों के गुणक पर, उनकी ऊर्जाओं के गुणक पर। यानी कि 678 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है उनके द्रव्यमानों के गुणक पर। 678 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा कुल मिला के कौन सा राइट हो गया दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो गया, 678 का सी ऑप्शन। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 679 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, बल 2 गुना होगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना होगा, बल 3 गुना हो जाएगा। तो 6, 7, 9, तो ये जो हो जाएगा हमारा, जब देखिए जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना करेंगे, जब 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बल 3 गुना होगा, बल 9 गुना होगा, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 679 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि बल 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा विकल्प है, सी ऑप्शन। तो हम आगे लिखे दे रहे हैं बल 9, आगे लिख दीजिएगा गुना, बल 9 गुना होगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, और आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 680 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है। हमको असत्य कथन के बारे में बताना है, यहाँ पे कौन कौन से कथन असत्य हैं। कहा है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। तो सही कह रहा है भाई। 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। हाँ, तो ये भी दोस्तों सही है। अब देखिए कहा गया कि बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। हाँ, अभी ये दिखाया गया है दोस्तों, अभी कुछ क्वेश्चन पहले, बल दो वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर डी में कहा दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। ये बात सही है दोस्तों, यहाँ पे ये बात गलत है। यहाँ पे जिसने जो डी बताया गया ये गलत है, तो यहाँ पे गलत कहना असत्य कथन होगा। असत्य कथन डी है, डी दिया गया है दोस्तों सी पे। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो 680 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 681 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण बल डॉट डॉट वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान वस्तु अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। 4 प्रत्येक और हर एक, केवल 2 केवल 1। तो 681 का अगर आप जानेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रत्येक और हर एक, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा 681 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 682 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है।
किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कहा जाता है, उसको भार कहा जाता है। तो 682 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 682 के बाद हम लोग देखेंगे 683 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, या फिर दोस्तों देखेंगे तो 683 का जो हमारा दिया गया था, इसमें ऐसा करते हैं 683 नंबर पे ये जो दिया गया है अगला कह रहा वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन में अंतर है, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर है। तो 683 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये विकल्प नंबर जो हमारे लिए दिया गया है ए ऑप्शन, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 683 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 683 के बाद हम लोग देखेंगे 684 नंबर, और 684 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डॉट डॉट ने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डॉट डॉट ने की थी। तो किसने की थी दोस्तों देख लीजिएगा, तो इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों वो हो जाएंगे हमारे सी ऑप्शन, यानी कि हेनरी कैवेंडिश, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के खोज हेनरी कैवेंडिश, यानी कि दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो हेनरी कैवेंडिश जो दिया गया है सी, तो यहाँ पे 684 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 685 नंबर जो दिया गया है इस पे कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डॉट डॉट पर लागू होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सूर्य और ग्रहों पर, सूर्य और पृथ्वी पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक डॉट डॉट पर लागू होता है। किस पर लागू होता है दोस्तों देखेंगे तो 685 का अगर देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा जो दिया गया है डी ऑप्शन, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, ये दिया गया है डी ऑप्शन। तो 685 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 686 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि F बराबर जी एम और फिर स्मॉल एम बटे डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जी को क्या कहते हैं इसने ये पूछ रखा है, तो जी को पूछने के लिए जो इसने पूछा है तो इसको आप क्या बताएंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कह रहा जी को क्या कहते हैं, इस जी को बताना है। तो ये हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हमने मंगवाया था, मतलब यहाँ पे मंगवाया क्या दोस्तों, यहाँ पे बनाया गया जैसे F बराबर जी एम और m फिर बटे डी स्क्वायर सूत्र में जी का क्या अर्थ है, तो जी का अर्थ जी हमारा क्या होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक हो जाएगा। तो 686 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 687 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमता बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डॉट डॉट के समानुपाती होगी। दोस्तों किसकी समानुपाती होगी, तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, अगर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल करके आ जाएगा ये इक्वेशन सी। तो 687 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आर, और फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा r की पावर n+1/2 बन जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 687 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 688 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को हमको बताना है। तो 688 का गलत कथन यहाँ पे अगर देखेंगे तो गलत कथन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ लीजिएगा। पहला पॉइंट जो हमारा दिया गया है इस पे कहा गया है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है, तो ये कह दिया है, सही कह दिया है, ठीक है भाई। फिर एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी सही कह रहा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, गलत कह रहा है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बात
अभी मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे केवल ये गलत जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी सही हो जाएगा, तो केवल सी दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 688 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 688 के बाद हम लोग देखेंगे 689 नंबर, और यहाँ पे कहा कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, या समान रहता है। तो 689 देखिए क्या हो जाएगा, 689 का विकल्प नंबर बी कम हो जाता है। ये दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। 689 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 690 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दो वस्तुओं के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, F अपान का 4 हो जाएगा। तो 690 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसका राय और सुझाव भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।